this is me Alpna and welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing great. So our today's class is basically based on grammar portion and our topic is figure of speech. So without wasting a single second, let's get started the video. So our topic is figure of speech. What does it mean? Figure of speech. What is the meaning of figure of speech? So first of all, I am gonna tell you the definition of figure of speech. So figure of speech is a way to compare two things that are dissimilar in general. Figure of speech is a way to compare two things that are dissimilar in general. इस डेफिनेशन का मतलब है कि फिगर ऑफ स्पीच ऐसा तरीका है जो दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करता है एंड वो दो चीज़ें जो होती हैं वो रियलिटी में जनरल में डिसिमिलर होती हैं. डिसिमिलर मतलब उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं होती बट फिर भी हम उन दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करके कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. तो मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, एग्जैगरेट करके बोलना जिससे कि सामने वाले इंसान आपकी बात में इंटरेस्ट दिखाए, मतलब सामने वाले इंसान को आपकी बातों से अट्रैक्शन हो. ठीक है, अपनी बात को अट्रैक्टिव बना करके बोलना, इफ़ेक्टिव बना करके बोलना ही फिगर ऑफ स्पीच होता है. सो इधर हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो द एग्जाम्पल इज़ राम रन्स विद अ लाइटनिंग स्पीड. यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जो राम है वो लाइटनिंग स्पीड से दौड़ता है. इसका मतलब लाइटनिंग स्पीड क्या होता है? लाइटनिंग स्पीड का मतलब होता है कि जो राम है वो हल्की स्पीड से दौड़ रहा है. होता है ना धीरे धीरे दौड़ना, तेज़ तेज़ दौड़ना, ठीक है, स्लो मोशन में दौड़ना. तो यहाँ पे ये जो लाइटनिंग वर्ड है, ये वर्ड जो है ये फिगर ऑफ स्पीच को बता रहा है, शो कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि जो राम है वो लाइटनिंग स्पीड से दौड़ रहा है. तो यहाँ पे हमने सिंपल सेंटेंस ना बोलने की जगह हमने अपनी एग्जाम्पल को, अपनी स्टेटमेंट को, अपने सेंटेंस को एग्जैगरेट करके बोला है. एग्जैगरेट करके मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला है जिससे कि कोई भी सामने वाले इंसान को हमारी जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, इफ़ेक्टिव लगेगी. ठीक है. सो फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट पार्ट जो है वो होता है सिमली. ठीक है, सिमली स्टार्ट. हाँ गाइस, तो ये सिमली क्या होता है? तो ये जो सिमली है इसका भी डेफिनेशन होता है. इट इज़ a comparison between dissimilar things. यहाँ पे क्या होता है कि ये कंपैरिजन होता है टू डिसिमिलर थिंग्स में, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में जो कि आपस में डिसिमिलर हैं उनके बीच इसमें कंपैरिजन किया जाता है. बट जो ये कंपैरिजन किया जाता है इसमें सेंटेंस के बीच में जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, उनमें जो कंपैरिजन किया जाता है उसके लिए हम कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स भी यूज़ करते हैं. तो ये सिमिली टाइप्स के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें कुछ ना कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स भी होंगे. और वो कंपैरेटिव वर्ड्स कौन से होंगे? पहला होगा लाइक, दूसरा होगा एज एंड थर्ड होगा सो. ठीक है, लाइक, एज एंड सो, मतलब लाइक, एज करके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हम यूज़ करेंगे. इसमें यूज़ किए जाते हैं कंपैरेटिव वर्ड्स. किस में यूज़ किए जाते हैं? सिमली में यूज़ करे जाते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से हमें जल्दी एक्सप्लेन समझ में आएगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल है शी इज़ एज क्लेवर एज फॉक्स. इस एग्जाम्पल में क्या है? शी इज़ एज क्लेवर एज फॉक्स. इसका मतलब वह चालाक है. किसकी तरह चालाक है? वो फॉक्स की तरह चालाक है. फॉक्स कौन होती है? वी ऑल नो वेरी बेटर कि फॉक्स का जो नेचर होता है वो क्लेवर नेचर होता है. ठीक है, लोमड़ी जो होती है वो क्लेवर नेचर की होती है. ठीक है, तो जो शी मतलब यहाँ पे हम किसी लड़की को बता रहे हैं कि उसका नेचर जो है, उसका बिहेवियर जो है, ठीक है, वो कैसा है?
लोमड़ी के जैसा है, मतलब वो लोमड़ी जितनी चालाक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सेंटेंस नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला कि वो लड़की चालाक है, हमने उस लड़की को फॉक्स से कंपेयर किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमली। यप गाइस, आई होप कि आप सभी को सिमली तो क्लियर हो ही गया होगा। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड फिगर ऑफ स्पीच पर, ठीक है। जो हमारा सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर, ठीक है। कि ये मेटाफर होता क्या है, ये सेकंड काइंड है फिगर ऑफ स्पीच का। जैसे अभी हमने फर्स्ट पढ़ा सिमली, तो सेकंड है मेटाफर की। मेटाफर क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी भी देख लेते हैं क्या डेफिनेशन, कि इट इज़ द comparison between two dissimilar things, टू डिसिमिलर थिंग्स की इसमें भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है। वही सेम दो डिसिमिलर थिंग्स होंगी जिसमें कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी, बट हम फिर भी उन्हें क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मेटाफर। बट इसमें जो मेन थिंग है वो है कि इसमें हम कोई भी कंपैरेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो बट द कंपैरेटिव words are not used in this device, कि इस डिवाइस में कोई भी कंपैरेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं होता। लेकिन सिमली में क्या था, हम सिमली में कंपैरेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, बट मेटाफर में क्या होता है कि कोई भी कंपैरेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं होते। इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई मदर इज़ एन एंजल। माई मदर इज़ एन एंजल, ये एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है कि मेरी मम्मी जो है वो एक एंजल है। मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में अगेन उस सेंटेंस को सिंपल बोलने की बजाय हमने अपने सेंटेंस को एग्जीग्रेट करके बोला। एग्जीग्रेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला, कि हमने ये सिंपल नहीं बोला कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, हमने क्या बोला कि माई मदर इज़ एन एंजल, मतलब मेरी मम्मी जो है वो परी जैसी हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस में ये हम कहना चाहते हैं कि जो मेरी मम्मी है वो वन ऑफ द बेस्ट मॉम है इन द वर्ल्ड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, You have a heart of gold। इस एग्जाम्पल में है you have a heart of gold। अब heart of gold किसी का क्या कभी सोने का दिल हो सकता है, नहीं ना। तो यहाँ पे you have a heart of gold कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो दिल है वो गोल्ड जितना प्योर है। गोल्ड जितना प्योर है मतलब तुम मे बी इसका मतलब हो सकता है कि काइंड है वो इंसान, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, कि मतलब तुम्हारा दिल काफ़ी अच्छा है। मे बी यू आर, हमें भी कह सकते हैं कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन हो, ठीक है, हेल्पिंग पर्सन हो। तो ये होता है मेटाफर, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। सो गाइज, अब हम आई होप मेटाफोर तो समझ में आ ही गया होगा। तो हम थर्ड काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं, जो कि क्या है, थर्ड वन हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। सिमली एंड मेटाफर तो अभी तक हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। तो पर्सोनिफिकेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट रिप्रेजेंट्स non-living things as a human beings, as a human beings बोल सकते हैं और लिविंग थिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, ये जो होता है, ये जो डिवाइस है ये क्या करता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बींग्स की तरह या फिर लिविंग थिंग्स की तरह दिखाता है, शो कराता है, ठीक है। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। अब ये कैसे एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स में मतलब कंपेयर करेगा, किस तरीके से चेंज करेगा। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट द डोर।
अपॉर्चुनिटी इज़ नॉकिंग एट द डोर। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी मतलब जो मौके हैं, जो अवसर हैं, वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। मतलब खटखटाते हैं, होता ना जब कोई इंसान ज़्यादा सक्सेस अचीव करने लग जाता है तो अपॉर्चुनिटी अपने आप उसके पास आती रहती हैं, ठीक है, जिससे कि वो लाइफ में और सक्सेस अचीव कर सके। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी क्या आपको लगता है ये लिविंग थिंग्स है? नहीं, ये अपॉर्चुनिटी एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। लेकिन इसको किस तरीके से सेंटेंस में बताया गया है, किस तरीके से बोला गया है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो खुद आकर के डोर मतलब दरवाज़ा खटखटाती है। तो एक तरीके से हो गया ना कि क्या पता अपॉर्चुनिटी सचमुच में लिविंग बींग्स हो। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल में ये बताने की कोशिश करी गई है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है वो आकर के दरवाज़ा खटखटा रही है। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द फोर्थ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। हाँ गाइस, तो अभी तक हमने 3 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं। अब हम फोर्थ पे मूव ऑन करते हैं। जो हमारा फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपर बुले। हाइपर बुले, ठीक है। अब ये हाइपर बुले क्या होता है, सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द वे टू maximize the impact of saying sentence। ये क्या करता है, इट इज़ द वे टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सेइंग सेंटेंस। मतलब ये क्या करता है, सेंटेंस जो सेंटेंस हमें बोलना है या जो सेंटेंस हमें कहना है उसके इम्पैक्ट को ये बढ़ा देता है। बढ़ा देता है मतलब उस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बोला जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड अट्रैक्टिव लगता है वो सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है, दिस डिवाइस is used to exaggerate the saying। इसका मतलब दिस डिवाइस इज़ यूज टू एग्जैगरेट द सेइंग, मतलब ये जो डिवाइस है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं उस सेंटेंस के इम्पैक्ट को एग्जैगरेट करने के लिए। एग्जैगरेट मतलब बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं, और इस डिवाइस का क्या नाम है, हाइपरबोले, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है हाइपरबोले का। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड, आई कुड स्लीप, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। इसका मतलब है आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मतलब मैं बहुत थक गया हूँ और मैं 1 साल तक सो सकता हूँ, ठीक है। 1 साल तक कोई सो सकता है, आप खुद ही सोचो, कोई नहीं सो सकता 1 साल तक, ठीक है। लेकिन इसमें इस बात को एग्जैगरेट करके बोला गया है इस सेंटेंस को, कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ठीक है, और मुझे नींद आ रही है तो मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि वो जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है और वो सोना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, ये क्या है, ये जो वर्ड, ये जो फ्रेजेस हैं पूरा, ये सेंटेंस को एग्जैगरेट किया है इन्होंने। और जब ये एग्जैगरेट जिस स्टेटमेंट में, जिस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है उस डिवाइस को हम हाइपरबोले बोलते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल कौन सा है, लाइक योर स्किन इज सॉफ्टर, योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क। इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया, योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क, मतलब कि जो तुम्हारी स्किन है वो सिल्क से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब किसी की स्किन सिल्क से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो सकती है, होप सो, क्या पता होती हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी हमने अपनी बात को एग्जैगरेट किया है, बढ़ा चढ़ा करके बताया है, ठीक है।
हमने सिंपल ये नहीं बोला कि जो तुम्हारी स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हमने यहाँ अपने सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा करके बताया है कि जो तुम्हारी स्किन है वो सिल्क से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। इट्स सिंपल मीनिंग ये है कि स्किन जो है वो सॉफ्ट है। ठीक है, तो आई होप हाइपरबोले भी समझ में आ गया ही होगा। हाँ गाइस, तो ये हाइपरबोले तो हो चुका है। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं जो फिफ्थ है हमारा रिपीटेशन। ये रिपीटेशन जो है ये भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच का एक टाइप ही है। ठीक है, रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन में यहाँ पे रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस। यहाँ पे क्या होता है, सेम वर्ड्स या तो फिर सेम फ्रेजेस का बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, रिपीट किया जाता है। तो हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड्स जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं या तो फिर कोई फ्रेज रिपीटेड होता है। ठीक है, तो सिंपल रिपीटेशन से ही पता चल रहा होगा, रिपीटेशन के नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे वर्ड्स या फ्रेजेस का क्या होगा, बार बार रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेशन। इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, घर प्यारा घर। ठीक है, मेरा घर प्यारा घर, तो ये होम स्वीट होम हो गया। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो बार बार यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, होम एंड होम, ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये रिपीटेशन हो गया। ठीक है, ये वाला कैप्शन भी तो होता है ना, ये इंस्टाग्राम पे हम सब यूज़ करते हैं, होम स्वीट होम, जब भी कभी हम अपना घर का पिक पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होम स्वीट होम हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा आर डाउट इज आवर पैशन एंड आवर पैशन इज आर टास्क। यहाँ पे क्या है, आर डाउट इज अवर पैशन एंड अवर पैशन इज अवर टास्क, कि हमारा जो डाउट है वो हमारा पैशन है और जो हमारा पैशन है वही हमारा टास्क है। तो यहाँ पे बार बार ऐसा कौन सा वर्ड है जो यूज़ किया गया, कौन से वर्ड की बार बार रिपीटेशन हुई है, पैशन की एंड अगेन पैशन की। तो पैशन जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये भी रिपीटेशन हो गया। ठीक है, सिंपल ये याद रखो कि रिपीटेशन में वर्ड्स या तो फिर फ्रेजेस रिपीट होंगे, उसी को हम रिपीटेशन बोलेंगे। आई होप ये भी समझ में आया ही होगा। ठीक है, हाँ गाइस, तो अभी तक हमारे 5 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 6th वन जो है हमारा, जो 6th नंबर पे आता है वो है हमारा एलिट्रेशन। ये एलिट्रेशन क्या होता है, ये एलिट्रेशन क्या होता है हमारा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगेन वही हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इन दिस डिवाइस वर्ड्स रिपीटिंग of initial consonant sound। इसमें क्या होता है, इस डिवाइस में वर्ड्स रिपीटिंग ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब इसमें जो सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में जो वर्ड्स होंगे उन हर एक वर्ड्स के जो स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उनसे कौन सा साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। ठीक है, वॉवल्स का साउंड नहीं आएगा। कॉन्सोनेंट हमें पता है वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन सबको छोड़ करके जितना भी बच गया A to Z से अल्फ़ाबेट में, वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इस डिवाइस में जो भी वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स तो रिपीट होंगे, और वो जो वर्ड्स रिपीट होंगे, ठीक है, उनके स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट होंगे उन सभी में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होगा
और उन वर्ड्स के जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो अल्फ़ाबेट होंगे वो भी रिपीट हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई अब आपको। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रेड रोजेस फॉर रूबी, रेड रोजेस फॉर रूबी एंड रेड rubies फॉर रोजी। क्या है एग्जाम्पल? रेड रोजेस फॉर रूबी एंड रेड रूबीज फॉर रोजी। इस एग्जाम्पल का मतलब है जो रेड रोजेस हैं वो रूबी के लिए हैं एंड रेड रूबीज जो हैं वो रोजी के लिए हैं। ठीक है, ये एक तरीके का जो होता है अलिट्रेशन में, एक तरीके के टंग ट्विस्टर्स होते हैं। टंग ट्विस्टर्स मतलब जिसमें हमारी जीभ जो है वो लड़खड़ा जाती है बोलते टाइम। ठीक है, आप खुद ही देख लो इसको ना, फटाफट बोल के देखो। आप बीच में ना कहीं फंस ही जाओगे, बोल ही नहीं पाओगे प्रॉपर। ठीक है, तो रेड रोजेस फॉर रूबी एंड रेड रूबीज फॉर रोजी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में वर्ड्स हैं और ये वाला वर्ड है, इसमें आर रिपीट हो रहा है, आर 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 आर। और ये आर क्या होता है? ये आर होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस के वर्ड्स में से स्टार्टिंग में हर एक वर्ड का जो है वो इनिशियल साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का आ रहा है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। एक सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि जो छोटा लक्ष्मण है उसको लीची पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंसेस में इतने सारे वर्ड्स हैं और ये वर्ड का जो फर्स्ट साउंड जो आ रहा है एल 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 एल, यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। और जब किसी भी वर्ड से कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एलिट्रेशन समझ में आया? ठीक है, सिंपल याद रखो कि वर्ड्स के स्टार्टिंग में जो इनिशियल साउंड आएगा वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। हाँ गाइस, तो ये अभी तक हमारे 6 फिगर ऑफ स्पीच तो हो चुके हैं। अब हम 7th पे चलते हैं। 7th जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच का जो टाइप है वो क्या है? ऑक्सीमोरॉन। ये ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ठीक है, अब ये पढ़ते हैं हम। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। सो द डेफिनेशन इज दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेक द सेंटेंस मोर ड्रामेटिक with the help of using two contradict words. यहाँ पे क्या है, इस ऑक्सीमोरॉन नाम के फिगर ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है वो है दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेक द सेंटेंस मोर ड्रामेटिक विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स। इसमें ये जो डिवाइस होता है ये 2 कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स को यूज़ करके उस सेंटेंस को मोर ड्रामेटिक बनाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, काफ़ी ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है इसमें। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग तो होता है अंतर्विरोधी। अंतर्विरोधी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आपस में ही एक दूसरे का विरोध करती हैं, मतलब वो कभी सिमिलर हो ही नहीं सकती, आपस में एक दूसरे को नेगेटिव शो करती हैं। ठीक है, तो वो तो हो गए कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ करे जाएंगे 2 कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स, और जो जहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं आपस में सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए, शो कराने के लिए, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ठीक है,
तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल की हेल्प से हमें जल्दी पता चलेगा, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल जो है वो है द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में बोला गया है द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, मतलब जो कॉमेडियन था वो सीरियसली मतलब सच में बहुत ज़्यादा फ़नी था। अब यहाँ पे आपस में कैसे कंपेयर हुआ, सीरियसली मतलब तो होता है मतलब सीरियस नेचर का, गंभीर टाइप, और फ़नी मतलब होता है मजाकिया। तो भाई ये कॉमेडियन सीरियसली और फ़नी दोनों आपस में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब हुआ ना, सीरियसली जो है ये एक अलग वर्ड है, फ़नी जो है ये एक अलग वर्ड है, और ये दोनों के दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस को काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सीरियसली और फ़नी आपस में हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड हैं। कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड मतलब ये आपस में कभी एक हो ही नहीं सकते। तो इस सेंटेंस में सिंपल ये बोला गया है कि जो कॉमेडियन है वो सीरियसली फ़नी है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया ये एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। इस एग्जाम्पल में पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपीज़ हैं। अब ओरिजिनल कॉपीज़ हैं का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल मतलब तो ओरिजिनल हो गया, और कॉपीज़ का मतलब होता है ज़ीरॉक्स कॉपीज़। ज़ीरॉक्स कॉपीज़ मतलब जो हम फोटो कॉपी कराते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में पूछा गया है कि ओरिजिनल, क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल और कॉपीज़, ये आपको नहीं लगता कि आपस में कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड हैं, क्योंकि ओरिजिनल मतलब तो होता है ओरिजिनल और कॉपीज़ का मतलब होता है जो हम फोटो कॉपी कराते हैं। तो इस सेंटेंस में पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल कॉपी पूछ रहा है, क्या समझे हम इस सेंटेंस से। तो इस सेंटेंस में सिंपल ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आपकी ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है। बस वही सेम है, ड्रामेटिक बनाने के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट कॉपी की बात नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ सिंपल ओरिजिनल कॉपी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीमोरन। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल ये याद रखो कि दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स जो होते हैं अगर उन्हें अपोजिट वे में रखा जाए तो उन्हें ऑक्सीमोरन कहते हैं, ठीक है। हाँ गाइस, तो अभी तक हमारे 7 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 8th वन पे मूव ऑन करते हैं। जो हमारा 8th है वो है पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट that is contradictory in itself and makes a reader to think in an innovative वे। पैराडॉक्स का मतलब होता है इट इज़ ए स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ। यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेटमेंट होती है, ये जो डिवाइस यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में जो दो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो दो बातें होती हैं, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होते, यहाँ पे स्टेटमेंट ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, ठीक है। मतलब आपस में एक दूसरे का विरोध करती हैं कि नहीं ये वाली तो ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब आपस में दोनों चीज़ें सेम हो ही नहीं सकती, अपोजिट ही रहेंगी, ठीक है। उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। एंड मेक्स अ रीडर टू थिंक इन एन इनोवेटिव वे, और पढ़ने वाले को ये मजबूर कर देती हैं
इनोवेटिव वे में सोचने के लिए, मतलब एक तरीके से पैराडॉक्स जो होता है ना वो ब्रेन टीजर होता है। ब्रेन टीजर मतलब पता है ना, ब्रेन टीजर मैथ्स वगैरह में होता है, या तो कोई कोट हो गई या कोई स्टेटमेंट हो गई जो हमें सोचने पे मजबूर कर दे कि इसका आंसर हो क्या सकता है, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो सकता है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इस पैराडॉक्स में दो इम्पॉसिबल स्टेटमेंट एक साथ रखी जाती हैं, ठीक है, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, उनका यूज़ किया जाता है पैराडॉक्स में, और दो अलग अलग बातें करी जाती हैं, ठीक है, जो कि आपस में क्या होती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। लाइक इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज द बिगनिंग, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, मतलब ये तुम्हारे एंड की बिगनिंग है, ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। ऐसे कैसे हो सकता है, ये हम एंड की शुरुआत समझें या शुरुआत का अंत समझें, क्या समझें, समझ में नहीं आया ना, ब्रेन टीजर लगा ना। तो ये जो होता है ये पैराडॉक्स होता है। इस सेंटेंस में सिंपल ये कहना चाहता है कि तुम्हारा एंड जो है, जो तुम्हारा अंत है, वो अब शुरू हो चुका है। इट मीन्स योर एंड इज नाउ गोइंग टू बी स्टार्ट। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल में ये कहना चाहता है। तो हुआ ना ये एक तरीके से ब्रेन टीजर, जिसमें हमें सोचना पड़ा, सेंटेंस डीप मीनिंग छुपा होता है इन सेंटेंसेस में, उसी को हम बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है, पैसे बचाओ खर्च करके। क्या मतलब हुआ इसका, पैसे बचाओ खर्च करके, अरे पैसे खर्च करें या बचाएं, समझ में तो कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये सिंपल इस सेंटेंस में ये कहना चाहता है कि आपको पैसे बचाने हैं खर्च करके। कैसे खर्च करके, हम क्या करते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, मेडिकल क्लेम करवाते हैं, तो क्या करते हैं, इन पे हम अपने पैसे स्पेंड ही तो करते हैं ना। तो ये स्पेंड किस लिए करते हैं, फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए हम इन्हें स्पेंड करते हैं, जिससे कि हमें फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन पैसों को हम यूज़ कर सकें। तो एक तरीके से ये पैसे हम फ्यूचर पर स्पेंड कर रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर के लिए सेव हो सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ में आया। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। ठीक है, आई होप इससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हेयर आर द रूल्स, क्या लिखा है एग्जाम्पल, हेयर आर द रूल्स एंड इग्नोर ऑल द रूल्स। इग्नोर ऑल द रूल्स मतलब, देखते हैं इस एग्जाम्पल को, हेयर आर द रूल्स एंड इग्नोर ऑल द रूल्स, मतलब यहाँ पर ये रूल्स हैं और इन सभी रूल्स को इग्नोर करो। इग्नोर करो मतलब अनफॉलो करो, फॉलो करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सिंपल बात तो करी ही नहीं गई, मतलब सिंपल ये नहीं बोला गया कि आपको जो रूल्स हैं वो अनफॉलो करने हैं। इसने क्या बोला, ये रहे रूल्स और इन रूल्स को आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, इग्नोर करो, तो सिंपल समझ जाओ कि हमें रूल्स फॉलो नहीं करने। यहाँ पे भी क्या किया गया है, बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना, कि रूल्स हैं अभी भाई और रूल्स को फॉलो भी ना करें, तो रूल्स बनाने का मतलब ही क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो। तो सिंपल यही कहना चाहते हैं कि आपको रूल्स फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू फॉलो द रूल्स। ओके, समझ में आ गया। तो ये थे आपके सारे फिगर ऑफ स्पीच जो कि मैंने इन्हें बताया। ठीक है, हमने सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोले, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, एलिट्रेशन, रिपीटेशन और ऑक्सीमोरन, ये हमने सारे के सारे 8 फिगर ऑफ स्पीच पढ़े। एंड मैंने तो अपना पूरा कोशिश की है कि मे बी आप लोग को समझ में आए, एंड आई थिंक एंड आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, so thank you for watching the video and I'll see you the next time. Till then, bye, and please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.